देखिए आपसे ना, मतलब ये आपको थ्योरी में नहीं देखने को मिलेगा लेकिन हमारे सिलेबस में है, सिलेबस का पार्ट है। जैसे कि वो आपसे क्या बोलता है क्वेश्चन में कि एक बल्ब है और वो एक इंडक्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। यहां पर हमने क्या करा, एक एसी सोर्स हमने यहां पर लगा दिया, ठीक है। बल्ब एक रेजिस्टिव लोड होता है, उसके साथ हमने सीरीज में एक इंडक्टर लगा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपने एक एसी सोर्स लगाया, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी या जो भी है, बोले या ना बोले। क्वेश्चन सिंपल सा बस ये है कि अगर अगर इस इंडक्टर में एक फेरोमैग्नेटिक कोर को इंसर्ट कर दिया जाए, है ना, एक फेरोमैग्नेटिक कोर को इंसर्ट कर दिया जाए, तो जो ब्राइटनेस है बल्ब की वो बढ़ेगी या घटेगी या सेम रहेगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? आपको बताना है बल्ब की ब्राइटनेस के बारे में कि वो बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कोर इज इंसर्टेड इन द इंडक्टर। सो व्हाट डू यू से? हाँ, आंसर बताओ क्या है, क्यों हो जाएगी कम? और कोई? अच्छा, ब्राइटनेस बल्ब की किस चीज पर डिपेंड करनी चाहिए आपके हिसाब से? कौन सी वोल्टेज? अप्लाइड वोल्टेज या जो उसको मिल रही है, या फिर करंट? कैसे पता चलेगा? हम करंट भी बोल सकते हैं ना भाई, जितना ज्यादा करंट होगा ऑब्वियसली वोल्टेज भी उतनी ज्यादा ही होगी ना, क्योंकि आई आर उतना ही ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर उसका रजिस्टर का उतना ही ज्यादा हो जाएगा बल्ब का। मैं सिंपली ये बोल सकता हूँ क्या, इस सर्किट में जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ही बल्ब की ज्यादा ब्राइटनेस होगी। अगर करंट घट गया तो ब्राइटनेस कम होगी, है ना, ये बोल सकते हैं ना। तो अब आप सोच के बताओ कि इसमें करंट बढ़ेगा या घटेगा जब रॉड को इंसर्ट कर दिया। मतलब आप इमेजिन करो कि एक आयरन रॉड हमने लिया, वो हमने एज अ कोर यूज कर लिया। So basically that will depend on the impedance, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, तो इसमें XC नहीं है, RL सर्किट है, RLC नहीं है, तो XC जो है उसको हमने रिमूव ही करना, तो ये इंपिडेंस हो जाएगी ओवरऑल अपोजिशन। सिंपल सी बात है, अगर ये बढ़ गया, है ना, देखो अगर ये बढ़ गया तो करंट घट जाएगा, सर्किट में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वो कम हो जाएगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ठीक है। अगर ये घट गया तो वो बढ़ जाएगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। अब ये क्या होगा, आर की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, इसका रेजिस्टेंस तो चेंज होने नहीं वाला, इसका इंडक्टेंस एल है ना। एक बार एक्सएल को देखो जरा, एक्सएल क्या होता है बच्चों, ओमेगा एल होता है। ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, वो सप्लाई पे डिपेंड करती है, क्योंकि सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी में क्योंकि कोई चेंज नहीं है, तो ओमेगा में कोई चेंज नहीं है। फाइनली एक्सएल किस पे डिपेंड करेगा, एल पे। एल में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा अगर हम एक कोर यूज कर लेंगे? एल का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, पढ़ा था चैप्टर 6 में। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आया था कुछ, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर, ऐसा कुछ करके फॉर्मूला आया था क्या? तो म्यू आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना ये, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर। जैसे ही आप इसमें कोर इंसर्ट करेंगे फेरोमैग्नेटिक, म्यू आर की वैल्यू विल इंक्रीज, विच विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो जेड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और जेड की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा।
और क्योंकि करंट घट जाएगा तो दिस इंप्लाइज ब्राइटनेस विल रिड्यूस। ये हमारा आंसर। क्लियर है ये सभी को, है ना? अच्छा क्वेश्चन है ना। इंडक्टर जो होता है उसका काम क्या होता है? इंडक्टर का काम मेनली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं उसको। वैसे मतलब देखो, आप किस सेंस में पूछ रहे हो उसके हिसाब से इसका आंसर बदल सकता है। जैसे सर्किट में वो क्या काम कर रहा है, तो अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में बात करें तो हम बोलते हैं कि इंडक्टर जो होता है वो करंट के चेंज को अपोज करता है। जब हम सिर्फ सर्किट सॉल्विंग की बात करें, लेकिन उसका पर्पस क्या है? किसी डिवाइस में, जैसे कि मोटर, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग में से ऑडियो चली गई है, तो वो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। मोटर में भी क्या होती है? कॉइल होती है, लेकिन वहां पे उसका पर्पस होता है फील्ड को इंड्यूस करना, क्योंकि जब तक वो नहीं इंड्यूस होगी तब तक वो मोटर काम नहीं कर पाएगी, घूमेगा नहीं उसका रोटर। ठीक है। और फील्ड क्यों इंड्यूस होती है? फैराडेज लॉ, है ना? ठीक है। फ्लक्स का चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस होनी पड़ेगी। ठीक है। किसी भी कॉइल से लिंक फ्लक्स का चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, क्लोज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, तो वो फिर एक खुद से एक फील्ड इंड्यूस करेगा। वो फील्ड रिक्वायर्ड है उसकी फंक्शनिंग के लिए। तो सर्किट में अगर हम बात करें तो हम सिंपल बोल सकते हैं इट अपोजेस द चेंज इन करंट। और एसी सर्किट में तो साइनोसॉइडल करंट हो गई है भाई। हम अगर एसी यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे घरों में आती है, साइनोसॉइडल होती है वो, तो उसमें तो करंट का वेरिएशन होना ही होना है, तय है ये बात। तो वो उसका अपोज करते हैं। हालांकि हमारे जो फोन के चार्जर्स वगैरह होते हैं, उनमें जो अडेप्टर होता है वो क्या करता है, पहले उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर चार्जिंग होती है। तो वो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यस, एसी से चार्जिंग पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में मान लो उसने चार्ज करा बैटरी को, नेगेटिव साइकिल में पोलैरिटी बदल जाएगी, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मुमकिन नहीं है। चार्जिंग सिर्फ बैटरीज जो होती हैं वो हमेशा डीसी पे ही काम करती है। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। सॉरी, रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हालांकि जो हमारे घरों में लगा होता है वो दोनों काम करता है। पहले वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है, फिर डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट करता है। तो इन्वर्टर का काम क्या होता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो वो टर्म जो है इन्वर्टर, वहां पे वो इसलिए नहीं यूज हो रही है कि वो सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। वो टर्म इसलिए यूज हो रही है कि वो डीसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? एसी में कन्वर्ट। चलो खैर, और कुछ दिक्कत है तो बताइए इसमें सॉल्यूशन में।